हेलो माय डियर फ्रेंड्स, शाम दुर्गानंद कुशवाहा और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। जैसा कि आपको नाम सुन करके लग रहा होगा कि इस चैप्टर में हम लोग केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि यह चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसके बिना आप क्लास 11th और 12th की केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते हैं। यानी कि इस चैप्टर को हम बोल सकते हैं कि यह चैप्टर केमिस्ट्री का एबीसीडी है। जी हाँ, यह चैप्टर केमिस्ट्री का एबीसीडी है। तो यदि आप चाहते हैं कि आप क्लास 11th और 12th का पूरा केमिस्ट्री अच्छे तरीके से समझ पाए, तो सबसे पहले आपको यह चैप्टर अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के केमिस्ट्री का और क्लास 12th के केमिस्ट्री का कुछ बेसिक कंसेप्ट। तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो आप सभी ने क्लास 10th में या उससे पहले भी केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ रखा होगा। केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया, हिंदी वाले बच्चों के लिए। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब दो या दो से अधिक चीज मिल करके, जरूरी नहीं है हमेशा दो, हो सकता है कोई एक ही पदार्थ हो, ठीक है, तो दो, एक या एक से अधिक पदार्थ अगर किसी नए पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस क्या होता है? जलने वाला। ऑक्सीजन गैस क्या होता है? जलाने वाला। जब ये दोनों कंबाइन करता है तो क्या बनता है? पानी। पानी का क्या काम है? बुझाने वाला। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास दो पदार्थ था, एक हाइड्रोजन गैस, दूसरा ऑक्सीजन गैस, और ये दोनों मिलकर क्या बन गया? पानी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब दो पदार्थ मिला तो एक ऐसा पदार्थ बना जिसका गुण इन दोनों पदार्थ के गुण से बिल्कुल ही अलग है। तो हम बोलते हैं कि यह एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, ये था हमारे क्लास 10th का बात। अब आते हैं थोड़ा सा क्लास 11th पर, और आप कह सकते हैं कि क्लास 9th पर, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, लेकिन हम उससे थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे कि देखो भाई, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन के टाइम पर कुछ रूल रेगुलेशन का फॉलो होता है, और उस रूल रेगुलेशन को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन का नियम। यानी कि हम लोग अब उस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन के टाइम पर कौन कौन से नियम का पालन होता है। तो सबसे पहला जो नियम है वह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा जो नियम है उसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तीसरा जो नियम है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चौथा जो नियम है उसको बोलते हैं एवोगाड्रोज लॉ, और पांचवा जो रूल है उसको बोलते हैं गे-लुसाक लॉ। तो ये 5 लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो अब आते हैं हम लोग अपना सबसे पहला नियम पर, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन किसको बोलेंगे? देखो यार, ये दिया गया था लेबोजियर के द्वारा, ठीक है। और लेबोजियर कौन सा लेबोजियर? वही जिनको हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो ये रूल उन्हीं के द्वारा दिया गया था। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि देखो, जब भी कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज मतलब केमिकल रिएक्शन, हाँ केमिकल रिएक्शन मतलब जब भी केमिकल रिएक्शन होगा, जरूरी नहीं है केमिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन भी, यानी कि फिजिकल चेंज भी। तो जब भी केमिकल रिएक्शन या फिजिकल चेंज होगा तो मास ऑफ रिएक्टेंट कंजर्व रहता है। इसका मतलब है कि जितना रिएक्टेंट का मास रहेगा उतना ही प्रोडक्ट का मास रहेगा, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। कहने का क्या मतलब है? एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास 1 किलो लकड़ी है। जी हाँ, हमारे पास क्या है? 1 kg ऑफ वुड, ठीक है। हमारे पास 1 किलो लकड़ी है। अब उसको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, यानी कि उसको जलाते हैं, कंबसन करते हैं। तो जब लकड़ी का कंबसन करेंगे, अगर हम 1 किलो लकड़ी का कंबसन कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास 1 किलो राख भी बचेगा, यानी कि जितना रिएक्टेंट था उतना ही प्रोडक्ट भी है। लेकिन जब आप ऐसा करोगे तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा। क्या मतलब सर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गलत है? नहीं। क्यों आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा? क्योंकि जब लकड़ी को हम कंबसन करवाएंगे तो क्या बनेगा? राख बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनेगा, थोड़ा सा वाटर भी बनेगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम कहाँ उसका वजन माप रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बनकर तो उड़ गया। यानी कि जब अगर हम किसी चीज का कंबसन कराएंगे, अगर हम लकड़ी का कंबसन कराएंगे एक क्लोज कंटेनर में, जिससे होकर के वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल पाएगा, तब हमको ये रिजल्ट सही मिलेगा। तो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग अ फिजिकल और केमिकल चेंज। अब हमारा दूसरा नियम क्या है? हमारा दूसरा नियम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है कि देखो भाई, मान लो कोई कंपाउंड है और उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट है, क्या बोला?
कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट है उस एलिमेंट के मास का रेशियो सेम होता है, चाहे आप उस कंपाउंड को कहीं से भी उठा करके लाओ। यानी कि कहने का मतलब है, जैसे मान लो अपने पास वाटर है, वाटर क्या है, एक कंपाउंड है, और उस कंपाउंड में कितने एलिमेंट है, दो, कौन कौन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, H2O होता है ना, तो उसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो इस नियम के कहने का मतलब है कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो हमेशा फिक्स होगा, भले ही आप पानी को कहीं से उठा करके लाओ, आप नाली का पानी ले आओ, आप समुद्र का पानी ले आओ, और अमेरिका से पानी लाओ, पाकिस्तान से पानी लाओ, आप कहीं से पानी लेकर के आओ, पानी में हाइड्रोजन का मास और ऑक्सीजन का मास का रेशियो हमेशा सेम होगा। तो ये था हमारा दूसरा नियम। अब हम लोग बात करने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का तीसरा नंबर का लॉ, यानी कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन।